आइए देखिए, पकड़िए। तो राउंड के हिमांक में अवनमन संबंधी नियम तक पहुंचने के लिए हम पहले हिमांक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपके रूल्स क्या है? देखिए, हिमांक का जो शब्द है आप अंग्रेजी में देखिए तो एक फ्रेजिंग पॉइंट लिखा हुआ है। और अब आप कक्षा में जाइए तो आपने पढ़ा था कि अगर किसी लिक्विड को ठंडा किया जाए, जिसको लिक्विड भी नहीं आता वो द्रव, जब किसी द्रव को ठंडा किया जाए तो ठंडा करने पर यह ठोस अवस्था में बदल जाता है। सही है? और लिक्विड के ठोस में बदलने की प्रक्रिया को जमना या हीनीकरण कहा जाता है। और अंग्रेजी में फ्रीजिंग कहा जाता है। बेटा 2 मिनट और कर लो, 2 मिनट और कर लो, जब बंद करो। तो पकड़ो, जब हम किसी भी द्रव को क्या करते हैं, ठंडा, तो ठंडा करने को वो द्रव अब ठोस में बदलने लगता है। तो जब वो ठोस में बदलने लगता है तो इसी क्रिया को हम कहते हैं फ्रीजिंग, यानी कि जलना। ठीक है? यस सर। अब तुम लोग बताओ, तुम्हारे घर फ्रिज है, तो फ्रिज में कोई वस्तु ठंडा होने के लिए रखते हो या गर्म होने के लिए? आप बोलो ठंडा होना किसे कहते हैं? प्रीवियस क्लास में न्यूटन के शीतलन के नियम के समय पढ़ाया। तो हमने समझाया था कि बेटा ठंडा होना माने होता है लोअरिंग इन टेम्परेचर, यानी ताप में हाई की कई बच्चों को क्या चले बेटा? यस सर। अब आपको लग रहा है ना कि हर क्षण फिजिक्स चल रही है। इसी सब के लिए आपको प्रीवियस क्लास में आगाह किया गया है और आप हिंदी अपना मेंटेन किए हुए हैं। तो पकड़ो, जब आप फ्रिज में डालते हो तो फ्रिज गर्माती है, उसका टेम्परेचर गिरता है। अब जैसे सपोज करो कि हमने आइस पॉट में, तुम्हारे फ्रिज में आइस पॉट होता है, आइस पॉट में पानी भर दिया, सुनना पड़ेगा तो ध्यान से। और पानी भर दिए, अभी हमें उसमें आइसक्रीम बनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं मिला है। तो समझ गए कि रसायन की भाषा में हम विलायक ले रहे हैं, तो फिर हम काम भी तो करेंगे। तो अगर आइस पॉट में हम पानी भर लें तो वो उस पानी का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर के बराबर है। जैसे अभी वो पानी पी के आ रही थी तो वो पानी किस ताप पर था? किस ताप पर? वायुमंडल। और एयर में पड़े हुए हो कि जब हम कोई वस्तु छूते हैं तो हमको वह या तो गर्म लगती है, अगर उसका ताप मेरी बॉडी से ज्यादा हुआ तो उसका मुझे देगी मुझे गर्म लगेगा, उसका ताप मेरी बॉडी के ताप से और हमें ठंडा लगेगा। क्या ऐसा सब सिद्धांत लेना? अब समझो बेटा, तो जब आप पानी को आइस पॉट में भरते हो तो उस पानी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर है। अब सपोज कर लो इस समय मुझे यहाँ तक लग रहा है कि करीब 25-26 डिग्री टेम्परेचर होगा, या हो सकता है ज़्यादा हो, उधर है। चलो हम मान लिए इस समय 28 डिग्री टेम्परेचर है। बस बोर्ड में बनेगा
क्या समझ आया? अब बताओ, अगर मेरा लिया हुआ पानी था तो ये बर्फ में तब में बनेगी। तो बोलो, ये था प्रारंभिक टेम्परेचर, ये अंतिम टेम्परेचर। बताओ, अब ये 28 से गिर करके आएगी तब में ये बर्फ में बदलेगी। अभी हमने गिरे मिलाया नहीं है, अभी खाली मिलाया की बात हो रही है। तो बताओ, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है? यानी लोअरिंग हो रही है या ताप में गिरावट। इसी को हम ठंडा होना कहते हैं, इसी को अब चलो, अब तुमको आइसक्रीम बनानी है। ये तुम्हारा आइस पॉट है, इसमें हमने क्या मिला रखा है? पानी। ठीक है। अब तुम लोग आइसक्रीम दूध किशमिश जो भी डाल के बनाना चाहते हो, तो हमारी भाषा में वो हो गया बिले। अब बिले और पानी यानी मिलाया, अब ये दोनों को मिला दिए तो दोनों ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक है। तो पहले ये बर्फ बन रहा था 0 डिग्री, क्या अभी 0 पर बनेगा? बन जाएगा। तो अब टेम्परेचर, तो 0 से नीचे जाओगे तो बोलो -3 -4 आएगा ना। तो अगर कल्पना करो कि -4 पे जाके आइसक्रीम बन गई, तो बताओ इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो गया ना, यानी गिर गया। अब ये रहा प्रारंभिक हिमांक और ये रहा अंतिम हिमांक। तो ये देख रहे हो कम है, ये है ज्यादा। तो ज्यादा में से कम घटाओगे तब में परिवर्तन आएगा। अभी अभी जब क्वथनांक ले रहे थे तो वहाँ दूसरा वाला ज्यादा था, तो इसलिए अब हम तो अब ये अंतर कहलाएगा डेल्टा टी। अब कुछ देर पहले डेल्टा टी भी पढ़ रहे थे, इसीलिए मैंने संकेत बदला था। अब ये हो गया हिमांक में हुआ अवनमन। अब लोग कितना हो, T1 है 0, T2 है -4। अब बोलो माइनस इसका मतलब ताप में कितनी की गिरावट है? ये बहुत आसान बात है। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जिनका जब टेम्परेचर का लोअरिंग निकालना होता है तो वो मान लेके घटा के माइनस में निकाल लेते हैं। तो बोलो सही हो गया कि गलत? 0 ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये ज्यादा है। अब बताओ कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ मतलब हिमांक में ये जो गिरावट आई, इसी का नाम है हिमांक में। अभी हम यहाँ से यहाँ तक आए, अब राउंड का नीचे लगाना होगा। क्या इतनी बात समझ आती है? अब हिमांक है क्या? कोई भी द्रव जिस ताप पर पूर्णतया ठोस में बदल जाता है, वही उस द्रव का हिमांक कहलाता है। ऐसे ही पढ़ रहे हो। और अब उस द्रव में बताओ हमने मिला दिया अब मिलियन बन गया, तो अब उसका हिमांक बताओ पहले से हिमांक में जो ये गिरावट आई, इसी गिरावट को कहते हैं। अब नींद पैदा करनी कैसे निकालेंगे? सामने लिखा है। अब तुम ही बताओ ये गिरावट किस पर डिपेंड करेगी? उसी तरह ना, जितना मन चीनी किशमिश कुल डालोगे उतने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब इसका नियम बिल्कुल क्वथनांक के गुणन जैसा है। अर्थात हिमांक, अब यानी हम यहाँ से कह सकते हैं गिरावट के हिमांक में अवनमन के नियमानुसार हिमांक में हुआ अवनमन
विलयन के मूलता के मतलब सेम टू सेम इसी को हम आगे समझ में कोई प्रॉब्लम बोल सकते हो कैसे बच्चे राहुल के हिमांक में अवनमन संबंधी नियम के अनुसार हिमांक में आई गिरावट अर्थात हिमांक में हुआ अवनमन विलयन की मूलता के यानी सेम टू सेम बोलना है, खाली वहाँ सब बदल देना। वहाँ बोला जा रहा था पथनाट में यहाँ बुलाएगा हिमांक में अवनमन। अब क्या बता दो Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए हम यहाँ भी हम लिख ले रहे हैं देश कारण सुन के लिखो अकॉर्डिंग टू लॉ या दिस लॉ स्टेट्स दैट चलिए बोलो हिमांक में हुआ अवनमन बोलते हो इनको आगे बोलते हो हिमांक में हुआ अवनमन के समानुपाती होता है ऐसा ही ना अब यहाँ लिखते हैं लोअरिंग इंक्रीजिंग पॉइंट lowering increasing point is directly proportional to molarity of solution. ठीक है? आपके सामने अभी लिखा था। अब बोलो इसको हम डेल्टा से समझेंगे। proportional to the small बाकी कहानी सब सेम है और डेल की बराबर करेंगे अभी के भी लगाए थे अब क्या लिखेंगे इनटू एम अब इसका भी नाम दो रहेगा वहाँ का मोलर बोल रहे हैं स्थिरांक अब हो गया मोलर चलाते ही कोई दिक्कत नहीं अब इसको खोल दीजिए डेल्टा एफ बराबर के एफ बोलिए 1000 एक्स अपॉन स्मॉल कैपिटल अभी का आपका बिना समझाइए बोलो या इसको लिख सकते हैं डेल्टा 1000 उम्मीद आप समझ गए क्या पढ़ा गया और बोलो बोलो पता है क्या पढ़ने वाले हो क्या देखते एक सादे दो सादे है कि नहीं आप अपना सब नोट कर लेना बेटा मार्कशीट में व्हाट आर द फैक्टर्स where del p is the lowering into the freezing point freezing temperature
इनका हो गया और ये हेडिंग डाल दो पराशरण। कल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने द्रावण के वाष्प पदार्थ का अवगमन भी लिखा है, वर्तमान का उन्नयन भी लिखा है, दिमाग का अवगमन, पराशरण, विशरण, ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपका नाम ठीक नहीं करते थे। अब आते हैं पराशरण ऑस्मोसिस। पराशरण ऑस्मोसिस देखिए, आप लोगों ने अभी हाल में विलेयता के आधार बनाया था और विलेयता के आधार पे आपने 4 तरह के सॉल्यूशन बनाया था, सैचुरेट सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और उससे पहले कंसंट्रेशन पे 2 सॉल्यूशन बनाए, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसका हमने दूसरा नाम दिया आपको पता है। तो आपको पता है कि कम सांद्रण का 1 मिलियन होता है और 1 मिलियन होता है अधिक सांद्रण का। और अगर 2 भिन्न मिलियन के यानी 2 भिन्न सांद्रण के मिलियन को हमें दूसरे में मिला दें तो विलयन का प्रवाह हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होना शुरू हो जाता है। और आप कक्षा 6 से 11 तक पढ़ते आ रहे हैं कि इस प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। और ऐसा गुण हमें द्रव भी दिखाता है और गैस भी दिखाता है। जो आपको 11 में पढ़ा है, या कहीं जब गैस लीक करती तो चारों फैलती है। तो अब हमने इसमें 2 सॉल्यूशन एक दूसरे का मिक्स किया है, एक हाई कंसंट्रेटेड है। तो जब हमने मिक्स किया तो सॉल्यूशन का फ्लो हाई से लो, तो आपने कहा ये तो डिफ्यूजन। हम तो ऑस्मोसिस पढ़ना चाह रहे हैं। तो अब हम क्या करें, अब हम हाई कंसंट्रेटेड और लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बीच में एक झिल्ली लगा दें। क्या लगा दें? अब मैं थोड़ा इस मेम्ब्रेन के बारे में बात करना, सब आप वहाँ ले आता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये चीज तुमने 6, 7, 8 में तो नहीं पढ़ी है, लेकिन 9, 10 बाकायदे ही पढ़ रखी है और सबसे ज्यादा पढ़ी हुई है बायोलॉजी वाले। तो अगर हम एक मेम्ब्रेन की बात करें तो तुम लोग पहले से जानती हो कि मेम्ब्रेन 3 तरह की होती है, ठीक है? एक को कहते हैं परमिएबल, क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, इसे तुम हिंदी में कहते हो पारगम्य झिल्ली। दूसरी होती है इम्परमिएबल, इसे तुम हिंदी में कहते हो अपारगम्य। और तीसरी होती है बस ऐसे ही पढ़ो। अच्छा, ये हो गई बिल्डिंग और
अब अगर तुम नाम जानते हो तो काम भी जानते हो। बाजार में गए कहे कि सरसों का तेल, अगला आदमी कहता है बर्तन को, तो आप कहते नहीं भाई दिल्ली में दे दीजिए, तो वो पॉलिथीन निकालता है उसमें तेल दे देता है। अब बताओ वो तेल को वो पॉलिथीन वाली झिल्ली क्या उस पार जाने के लिए बताओ वो कौन है? यानी अब आप ध्यान से रखिएगा, आपके दिमाग में पहले से चलते रहना चाहिए कि विलेय विलेय और विलायक से बनता है। इसका मतलब कि उसने न तो विलेय को जाने दिया किसी को नहीं जाने। जैसे ये दीवार बोलो हम लोग उस पर देख पा रहे हैं या पानी गिरा उस पर जाएगा, यानी कि that boundary which doesn't allow to pass anything through itself, मतलब वो बाउंड्री जो अपने में से किसी को न जाने देती है। बोल रहा था कि that boundary or that membrane which does not allow to pass any one of them through itself, मतलब अपने आप में से किसी को जाने right? Yes, sir. So that membrane is called impermeable membrane. बैठेगा? Yes, sir. दूसरी है परमिएबल। अब परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में जो बायो वाले हैं वो पढ़ते हैं कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल हैं, जैसे प्रोटोजोआ में अमीबा, इन सबका जो बाहर के शरीर को ढकने वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या लेमा है, वो सब कुछ को अपने अंदर से अलाउ करती है। यानी कहती भाई जिसको जाना हो जाओ, जिसको आना है, यानी देयर आर नो वेरिएबल। बताओ सबके प्रति पर भी पारगम्य, यानी कि वो सॉलिड को भी जाने दे रही है, सॉलिड को भी जाने दे रही है, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं कर रही है। ऐसे को क्या कहते हैं? तीसरा वाली है और पारगम्य, यानी विलेय और विलायक में से किसी एक को जाने दे, और आपकी इसकी खुशी होती है। जब आप कोई मलहम लगा लेते हो, क्रीम लगाते हो, तो देखना लगाते समय वहाँ गीला रहेगा, 10 मिनट के बाद खोजते रह जाओ, पता नहीं चलेगा गया कहाँ, उसी समय के लिए चला, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा था। पहले वो छांटता है कि किसको हमें जाने देना है, तो जिसको जाने देना उसको अलाउ कर देता है, जिसको नहीं जाने देना होता उसको समझ गया। तो आप ही जानते हो कि किसको अलाउ करेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन में जो पोर हैं जिनका डायमीटर उस पोर से कम है उसको अलाउ करेगा, जिसका ज़्यादा नहीं। अब मैं इसमें भी डिटेल में जा सकता हूँ, लेकिन कोर्स में क्वालिटी घट गया है, नहीं तो मैं अभी उसको भी फाइनल कर दूँगा, बट नहीं जाना करेगा। समझ गए इसको? यस सर। अब इसी को हम शॉर्ट में एसपीएम कहेंगे, क्या पढ़ेंगे? सेमी परमिएबल को वहाँ लगा दिया। यस सर। यानी ये थिंकिंग है। अब जानते हो क्या होगा? होगा उल्टा। अब ये क्या करेगा? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो चालू कर देगा। यस सर। और जब ऐसी घटना घटेगी तो उसे ऑस्मोसिस कहा जाएगा। ये नहीं पढ़ा, तो तुमने 9th में पढ़ा होगा कि इसी घटना के कारण जितने भी पेड़ पौधे हैं वो जमीन से पानी खींचकर ऊपर जाते हैं। तो ये मैं इसलिए बता दिया क्योंकि ये तुम्हारी जानकारी है। अब जरा कंपैरिजन करो तो देखो डिफ्यूजन में
हाई से लो की ओर जा रहा है। Yes, sir. और इसके होने के लिए आपको रेस्पिरेशन की कोई जरूरत नहीं है। भाई नहीं है। Yes, sir. लेकिन ऑस्मोसिस होने के लिए दो प्रतिबंध चल रहा है। Yes, sir. एक कि दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वेरिएबल होना चाहिए। Yes, sir. और दूसरा उन दोनों मिलेट के बीच में Yes, होना चाहिए। और ऐसा होगा तब ये घटना घटेगी। Yes, sir. अब समझ में आ गया? Yes, sir. अब यहाँ से परिभाषा बना लो। जब दो भिन्न सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग कर दिया जाए, तब निम्न सांद्रण के विलयन से द्रव का प्रवाह उच्च सांद्रण वाले विलयन की ओर होने लगता है। इसी प्रवाह को अब समझ में आ गया? अब इसमें जितने बाय वाले हैं वो जब पिछले साल पढ़ रहे थे कि ब्लड से कैसे पेशाब छूटता है, तो वहाँ सारा प्रोसेस उसमें सारा प्रोसेस यानी फिल्ट्रेशन का, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा गया था, वो सब इसी घटना से तब जाके क्षण करके निकलता है। और जिसकी किडनी खराब हो जाती है, क्योंकि सारा काम किडनी का है, तब उसको यही काम डायलिसिस से करना पड़ता है। अब जैसे ही शरीर का कोई एक अंग का काम आप आर्टिफिशियल करने लगते हो, तो शरीर का वो अंग अब सुप्तता में चला जाता है और धीरे धीरे अपना काम करना। इसीलिए अगर कोई डायलिसिस पर चला गया तो बहुत जिएगा सब, तो डायलिसिस कराने में भी पैसा लगता है, थोड़ा होता है जिसको करता हो। अब सोचो, अभी हमारे एक रिलेटिव हैं जिनके घर में और डायलिसिस चल रही, दोनों किडनी खराब है और हर 4 दिन पर डायलिसिस होती है और 4,000 रुपया लगता है। तो सोचो 4 दिन, 30 दिन का 1 महीना, तो 4 7 28, यानी कि 1 महीने में लगभग 7 बार कराना पड़ेगा। तो 28,000 रुपया उनका खर्च के लिए। अब साल में 12 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? अब सोचो वो घर वाले प्रथम 1-2 महीने तो बड़ी उत्साह से करेंगे, लेकिन अब उनको पैसे का जितनी तेजी से खर्च होगा, समय निकलेगा, अब वो उस घटना से उमड़ने लगेंगे। तो हर कोई यही सोच रहा होगा कि फलाना हो जाता तो पढ़ा। इसीलिए मैंने भी कहीं पर पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि दुनिया में कहीं किसी कोई किसी का नहीं, और सारा कुछ केवल दिखावा है। और आप जब तक अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं बनाते, तब तक आपका अस्तित्व यहाँ टिकने वाला नहीं है। बाकी सारे रिश्ते जो आप उठा रहे हो वो सब फालतू रिश्ते, क्योंकि आप जिस दिन अपनी कैपेबिलिटी खोलोगे, बस उस दिन आप कैपेबल हो जाते हैं। इसीलिए उम्र पढ़ाई वाली है और कैपेबल बनने वाली है। अगर बन गए अच्छी बात है, नहीं बनोगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लाइफ में जैसे मतलब से भी क्या करना है, कोई थोड़ा होता है। बात समझ आ गई ना? तो अब हमको शायद पहुंच गए डेफिनेशन। जब 2 भिन्न सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग करके रखा जाता है, तो विलयन का प्रवाह निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर होने लगता है। इसी प्रवाह को एकदम सिंपली डिफाइन कर सकते हो। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर होने वाले प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से निम्न सांद्रण वाले विलयन का उच्च सांद्रण वाले विलयन की ओर
होने वाले प्रवाह को हो गया बेटा, होने वाले प्रवाह ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस in which flow of liquid, flow of solution जैसे करो मैं खोलना चाह रहा हूँ, flow of solution always takes place from low concentrated solution to high concentrated solution through SPM. ठीक है, अब हिंदी में भी शुद्ध हो चाहो तो अपने लिए तैयार कर सकते हो। पराचरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न सांद्रण के विलयन का प्रवाह उच्च सांद्रण के विलयन की ओर अर्ध पारगमन से